चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जीएस करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए इस सिद्ध जीएस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज अपन करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे करंट अफेयर्स अभी 6-7 जुलाई 2025 में अभी निकल गए, 2-4 दिन, मतलब 17वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में अभी अपने हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे और ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे इनासियो लुला दा सिल्वा, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। ठीक है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इस 17वां शिखर सम्मेलन था और इससे पहले 22 से 24 अक्टूबर 2024 में 16वां शिखर सम्मेलन रूस के कजान में हुआ। वहां पर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए और उसमें भाग लिया और कजान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अभी 2026 में 18वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना भारत कर रहा है। ठीक है, अपना भारत कर रहा है, और इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया करेगा। और ये भी हो सकता है कि बोले कौन सी वर्ष में होगा, तो कहां पर होगा, तो इंडिया में होगा, 2026 में होगा। ठीक है, ब्रिक्स देश, मतलब ब्रिक्स अब कहें तो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है और इस समय ब्रिक्स में 11 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, 11 देश सम्मिलित हैं, जिसमें अपना ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ईरान हो गया, इथियोपिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अमीरात हो गया, मिस्र हो गया, ईरान हो गया और इंडोनेशिया। इस प्रकार मिलकर के 11 देशों का एक समूह है और आने वाले समय में 44 से अधिक देश उसमें भागीदार हैं और सम्मिलित हो सकते हैं, है ना। ये मतलब ये ग्रुप और भी आगे बढ़ सकता है और इसमें विभिन्न सारे मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुई। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये ब्रिक्स जो शब्द है वो ब्रिक्स ग्रुप की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक अर्थशास्त्री थे, है ना, गोल्डमैन सैक्स के ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओनील। तो जिम ओनील ने अपना वर्ष 2011 में एक शोध पत्र लिखा और इस शोध पत्र का नाम था द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक। और इस शोध पत्र में उन्होंने द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स, है ना, इस शोध पत्र में उन्होंने ब्रिक का उल्लेख किया। और उस समय ब्रिक का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि उस समय उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप था जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि भाई ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, ये जो देश हैं G7, ये जो देश हैं इनकी जो वृद्धि है G7 की धनी अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने उल्लेख किया, ऐसे अपने शोध पत्र में ऐसा उल्लेख किया। और वर्ष 2050 में इनका जो आर्थिक विकास है, मतलब इनका जो आर्थिक विकास वैश्विक आर्थिक विकास में अगुवा करेंगे, मतलब नेतृत्व करेंगे ना। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा अपने शोध पत्र में लिखा। ठीक है, तो उस समय इस शब्द की, ब्रिक शब्द की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, लेकिन आगे चल करके अपन कहें तो वर्ष 2006 में रूस की मेजबानी में रूस की जो एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, है ना, उस समय G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसी के वजह वहां पर भारत, चीन और रूस मिलकर के इकट्ठा हुए और जो ब्रिक ग्रुप है ना का औपचारिक शुरुआत की। फिर वर्ष 2006 में ही, है ना, वर्ष जो 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA के शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और ब्रिक्स ग्रुप को जो है औपचारिक रूप से शुरू कर दिया ना, औपचारिक रूप दे दिया गया। ठीक है, तो वर्ष 2006 तक ऐसा चलता रहा। फिर वर्ष 2009 में फिर से पहला मतलब ब्रिक्स के राष्ट्रीय नेताओं की पहला शिखर सम्मेलन हुआ वर्ष 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में। ठीक है, रूस में ही हुआ। ठीक है, तो वर्ष 2009 में ब्रिक्स देशों का पहला शिखर सम्मेलन रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ, जहां पर भारत, रूस और चीन ने यहां पर भाग लिया। अभी दक्षिण अफ्रीका इसमें अभी तक सदस्य देश नहीं था, लेकिन 2010 में जब दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ ब्राजील में हुआ और ब्राजील में यहां पर साउथ अफ्रीका को जो है आमंत्रित किया गया। जब तीसरा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ चीन में हुआ तो चीन ने उसको आमंत्रित किया और आधिकारिक रूप से साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। ब्रिक की जगह ब्रिक्स बन गया। ठीक है, इस प्रकार ये तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देशों का एक समूह है जो ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है और इसमें 5 देश सम्मिलित हैं, ब्राजील, रूस,
भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। इसका पर्टिकुलर कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है, तो इसका कैपिटल लेटर है ब्रिक। ब्रिक के क्रम के आधार पर इनकी जो है मेजबानी करने का या अध्यक्षता करने का जो है अवसर मिलता है। ठीक है, अभी अवसर किसको, अभी अवसर देखें तो अभी अवसर ब्राजील को मिला है। इसीलिए 17वां शिखर सम्मेलन कहां पर हो रहा है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है ना। इसके बाद क्या है, इंडिया आएगा, इंडिया में होगा। ठीक है, अपन मेजबानी करेंगे। ठीक है, तो वर्ष 2011 तक इसमें 5 सदस्य सम्मिलित रहे थे, लेकिन वर्ष 2023 में इस समय जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें अपन कहें तो ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना, इन देशों को आमंत्रित किया गया। लेकिन अर्जेंटीना को छोड़कर के सभी देशों ने ब्रिक्स देशों की जो है सदस्यता स्वीकार कर ली। और जबकि अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति थे जेवियर मोइली, उन्होंने अपने देश को पश्चिमी समर्थन, मतलब उन्होंने कहते हैं पश्चिमी समर्थन की दिशा में जोड़ने का संकल्प लिया। और उन्होंने कहा कि भाई हम क्या है, कम्युनिस्ट के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और इस प्रकार उन्होंने ग्रुप्स देशों की, जो ब्रिक्स ग्रुप देशों की जो है सदस्यता अस्वीकार कर दी। और वर्ष 2000 अभी हाल ही में जनवरी 2024 में जो 5 सदस्य देश थे, जिसमें इथोपिया हो गया, जिसमें इथोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को पूर्ण सदस्यता, आधिकारिक रूप से पूर्ण ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए। ठीक है, और जनवरी 2024 तक इसके 10 देश थे ना, 1 जनवरी 2025 में है ना। और अपन कहते हैं कि 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हुआ, रूस के कजान में हुआ, जहां पर कजान घोषणा पत्र जारी किया गया और उस पर हस्ताक्षर किए अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है ये। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स का 11वां जो है सदस्य देश कौन बना है, किसने इसकी सदस्यता स्वीकार कर ली है। तो जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स देशों के ग्रुप की जो है सदस्यता स्वीकार कर ली है। ठीक है, इंडोनेशिया अब वर्तमान में इसके 11 सदस्य देश हैं और 40 देश तक इसके क्या है सदस्यता स्वीकार करने के लिए आमंत्रित हैं। और कुछ देश इसमें से भागीदार भी है ना, सदस्य न होने के बावजूद भी भागीदार देशों के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार को कह सकते हैं जो ब्रिक्स देश है ना, विश्व की 43% जनसंख्या, मतलब आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक व्यापार का 26% से अधिक वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, वैश्विक जीडीपी का इसमें 37.7%, मतलब ये कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन की जो 14.5% और इसी प्रकार G7 देशों की जो 29.3% से अधिक जीडीपी, वैश्विक जीडीपी में अपना योगदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार को ये कह सकते हैं कि भाई जो ब्रिक्स ग्रुप देशों का ब्रिक्स देशों का जो ग्रुप है ना, वो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का है और आगे चल करके जो विश्व के जो शक्तिशाली देश हैं, ठीक है, उनको चुनौती देना तय है। ठीक है, और चुनौती देना तय है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं कि भाई अभी जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हस्ताक्षर किए। तो उसमें जो घोषणा पत्र था ना, और उसमें किस किस विषयों पर चर्चा की गई है ना। सबसे पहले अपन देखें तो ब्रिक्स देशों का जो ग्रुप है, इसमें जो शक्तिशाली देश हैं चीन और रूस है ना, उनके जो प्रमुख नेता है, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसमें भाग ले लिया ना। चीन के जो राष्ट्रपति है सी जिनपिंग ने इसमें भाग नहीं लिया। तो चीन के प्रधानमंत्री ली किंगयांग ने इसमें जो है भाग लिया। इसी प्रकार को कहें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसमें भाग नहीं लिया। और व्लादिमीर पुतिन ने नहीं भाग लिया तो इसमें रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव, ठीक है, सार्गेई लावरोव ने इसमें भाग लिया। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसमें ब्रिक्स ग्रुप जो शिखर सम्मेलन है उसमें भाग नहीं लिया। तो भाग लिया उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए, क्योंकि यूक्रेन में हमलों के बाद है ना जारी अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के कारण उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। मतलब उन्होंने ये कह सकते हैं कि भाई यूक्रेन में मानवता के खिलाफ उन्होंने जो युद्ध किया है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया। और जब वारंट जारी कर दिया तो वे वहां पर भाग नहीं ले सके। अगर वे वहां जाते, ब्राजील में जाते, तो क्या पहले उसका स्वागत किया जाता और बाद में उनको गिरफ्तारी करना तय थी, है ना। तो इस गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें भाग लिया, उसमें शामिल हुए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का जो ब्राजील है वह सदस्य है और इस सदस्यता के कारण उसे मजबूरन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो है गिरफ्तार करना पड़ता और इस वजह से उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने भाग लिया। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है कौन कौन जो है शामिल हुआ, जैसे अपन कहें तो
ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है कौन कौन जो है शामिल होगा, जैसे अपन कहें तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांतो, इन्होंने भाग लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति तो ठीक है, ब्राजील ने तो उसका मतलब मेजबानी ही की है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उसमें भाग लिया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंसेस ने उसमें भाग लिया। इथोपिया के जो है प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने भाग लिया। इसी प्रकार मिस्र के जो है प्रधानमंत्री मुश्ताक मदबोली ने उसमें भाग लिया। ईरान के जो है राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने भी इसमें भाग नहीं लिया और वहां के विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया। सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री ईरान के, उसमें उन्होंने इसमें भाग लिया। मतलब हम कह सकते हैं ब्रिक्स के जो शिखर शीर्ष देश हैं उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है। और आजकल वर्तमान परिस्थिति में अपन जानते हैं कि युद्ध संघर्ष बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना। इधर रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उधर अगर देखा जाए तो गाजा में और फिलिस्तीनी है, और इजराइल ईरान के विरुद्ध जो है युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है। इसीलिए इसमें शीर्ष नेता है जो है सम्मिलित नहीं हुए हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है, अपना जो प्रतिनिधि वहां पर भेजा है और इसमें भाग लिया है ना। तो वर्तमान परिवेश में इसकी जो है चर्चा कर लेते हैं ठीक से। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ है, उसकी थीम है अधिक समावेशी टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। मतलब अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत करना है ना। मतलब ग्लोबल साउथ जो अपन कह सकते हैं जो देश हैं, ग्लोबल साउथ के जो वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं, जैसे एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका के जो विकासशील और देश हैं, उन विकासशील और कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं ना, तो उनका सहयोग करना और उनको मजबूत करना ना। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर ग्लोबल साउथ का मजबूती से उस मंच पर जो है समर्थन किया ना। और अपन कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं 20वीं सदी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और 21वीं सदी तक मतलब लगभग 80 वर्ष बाद वो प्रासंगिक नहीं रह सकती है ना। उन्होंने ऐसा एक उदाहरण देकर भी बताया कि भाई जो 20वीं सदी का क्या है टाइपराइटर है वो 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकता। उसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वैश्विक संस्थाएं ना, वो भी क्या है ज़्यादा मतलब वर्तमान तत्कालीन परिस्थितियों में उसका विस्तार तय है और वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप जो है प्रासंगिक नहीं रही है ना। तो मतलब ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण देकर बताया भी था ना। और इसमें अपन कह सकते हैं जैसे अपन ब्रेटन वुड्स संस्थाएं जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गई है ना, तो इसमें जो कार्य पद्धति को लेकर है ना, जो कोटा पद्धति है ना, उसमें सुधार किया जाए, इस बारे में उसने घोषणा अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है ना। ठीक है। और इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, UNO की एक एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें भी सदस्यता के लिए उन्होंने ब्राजील और भारत को स्थायी सदस्यता के लिए उन्होंने सहमति दी। ठीक है। उन्होंने मतलब चर्चा की वैश्विक आधार पर, मतलब उन्होंने कहा कि जो वैश्विक संस्थाएं उन पर विस्तार होना चाहिए और विस्तार होने से क्या होगा, जो अपन कहें तो जो वैश्विक शक्ति है वो उनका प्रभुत्व कम होगा और जो कमजोर शक्तियां हैं मतलब ग्लोबल साउथ की जो देश हैं वो उनका भी स्थायी प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे उनकी भी बात वहां पर मजबूती से रखी जाएगी। मतलब उनका ये कहने का मतलब था। और दूसरा UNSC मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी, सदस्यता की दावेदारी, ब्राजील की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए भी उन्होंने वहां पर चर्चा की। ठीक है। अभी क्या है, इसमें 5 सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं तो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं सदस्य आते हैं ना, 5 स्थायी हैं। ठीक है। जिसमें ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन, रूस, चीन, ठीक है, अमेरिका। तो ये 5 स्थायी देश हैं, तो इनमें भी विस्तार होना चाहिए ना। ठीक है। और इसलिए सदस्य, और भारत इसका सदस्यता के दावेदार भी है ना, तो इसीलिए प्रमुखता से जो है अपना पक्ष रखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रमुखता से अपना पक्ष रखा है ना। इसके अलावा अगर वित्तीय आर्थिक तौर पर देखें तो आर्थिक तौर पर अगर अपन बात चर्चा करते हैं तो जो है ब्रिक्स देशों का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, वो क्या करेगा, वो है उसको बढ़ाने के लिए, उस पर विचार करने बढ़ाने के लिए और उसको फिर से स्थापित करने के लिए जो है अपना पक्ष रखा। ठीक है। मतलब वर्ल्ड बैंक का एक ऑप्शन के तौर पर अपना पक्ष रख सकते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वित्तीय संस्था है, उनके विकल्प के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक को अपन क्या कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं और उसकी फाइनेंशियल
स्थिति, वित्तीय फाइनेंशियल स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिक्स देश हैं अपनी मुद्रा, खुद का मुद्रा संचालन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे जो डॉलर प्रवृत्ति की जो अर्थव्यवस्थाएं उन पर प्रभाव कम होगा और उनका प्रभाव कम होने से जो है अपने देश का विकास हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक AI पर भी चर्चा की। ठीक है, आतंकवाद पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई उनकी, आतंकवाद पर, है ना। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को सैद्धांतिक रूप से लिया जाना चाहिए, ना कि सुविधा के रूप से। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के किसी भी रूप को अपन बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपन जीरो टॉलरेंस, मतलब जीरो सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के प्रति रखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ब्रिक्स समूह के देश हैं उन्होंने जो कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटक मारे गए, उनकी हत्या हुई, उसके बारे में भी कड़ी निंदा की गई। ठीक है, कड़ी निंदा की गई। और जैसा कि तुमको पता है 6-7 मई को उन्होंने इसके एवज में, मतलब उन्हें जैसा कि तुमको पता है 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी एक समूह है, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, इसका जो प्रॉक्सी समूह है द रेसिस्टेंट फ्रंट, है ना, रेसिस्टेंट फ्रंट ने इस आतंकवादी हमले की जो है जिम्मेदारी ली। और फिर इसके बाद अपने 6-7 मई 2025 को पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी जगह हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर उनने ऑपरेशन सिंदूर चला करके उन नष्ट किया, उन ठिकानों को नष्ट किया, है ना। और जिसकी विश्व भर में चर्चा का विषय बना और अपने इसके लिए अपने इसकी जो सफलता है मिली, उनको सफलता के लिए अपने विश्व में जगह जगह अपने सांसद भी भेजे, है ना। ठीक है, तो इसके अलावा वैश्विक शासन में सुधार, है ना, वैश्विक शासन में सुधार, है ना। इसके अलावा ना ब्रिक्स में, और इसके अलावा उन्होंने वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक दक्षिण में जो आवाज को बुलंद करना, शांति सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ठीक है, विकास के मुद्दे AI शामिल, है ना। ऐसे मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दों पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में चर्चा की।